So, hello everyone. In today's video, we will discuss the new Waqf Amendment Bill 2024, which is passed by Lok Sabha as well as the Rajya Sabha. I guess yesterday from not yesterday, but day before yesterday, maybe yesterday from Rajya Sabha. And now the president assent is remaining. After that, it will become an act. So let's discuss what's the content of this bill says. This is right now. This is a bill, so let's discuss it. The bill contain 40 pages. Okay, the bill is of 40 pages. The Waqf Amendment Bill 2024, a bill further to amend the Waqf Act 1995. So it will replace the Waqf Act 1995, which we had. Be it enacted by Parliament in the 75th year of Republic of India as follows. ठीक है, 75th ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया में ये प्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में. ठीक है, इसका फर्स्ट सेक्शन क्या कहता है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024. तो सबसे शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट एट द हेडिंग ऑफ द सेक्शन वी विल से शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट. ओके, इसमें फर्स्ट क्लॉज जो है, फर्स्ट सब सेक्शन जो है, कहता है कि ये जो एक्ट है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 के नाम से जाना जाएगा. It shall come into the force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. और ये तब से इन्फोर्समेंट में आएगा, तब से ये अमल होगा, लागू होगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू ऑफिशियल गैजेट में मेंशन कर दे कि हाँ, इस डेट से जो है ये एक्ट जो है लागू लागू होगा. Section second says, in section 1 of the Waqf Act 1995, herein after referred to as the Principal Act. ठीक है, तो वक्फ एक्ट 1995 जो है, अब जहाँ पे भी कहीं होगा नीचे आगे, उसकी जगह इसकी जगह होगा प्रिंसिपल एक्ट के नाम से वर्ड होगा, रिप्लेस हो गया. ठीक है, उसमें सेक्शन 1 जो है, और उसमें सब सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 के सब सेक्शन 1 में For the word work, the words unified work management, empowerment, efficiency and development shall be substituted. जो पहले जो फुल फॉर्म रहा होगा वर्क का, उसकी जगह अब ये फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड वर्क मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट. ठीक है, सो दिस गोना बी इट्स न्यू नेम, United Work Management, Empowerment, Efficiency and Development. Section 3 says, the title of the section 3 is Amendment of Section 3. In Section 3 of the Principal Act जो है वक्फ एक्ट 1995, उसमें ये जो चीज़ें हैं, उनमें बदलाव लाए जा रहे हैं. अब कौन कौन सा है? सबसे पहला, आफ्टर क्लॉज ए में, ठीक है, वक्फ एक्ट 1995 की बात हो रही है, उसमें जो क्लॉज ए होगा, द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड, ये चीज जो है उसमें ऐड हो जाएगी. डबल ए क्लॉज सब विच इज सब क्लॉज. आगा खानी वक्फ मीन्स अ वक्फ डेडिकेटेड बाय एन आगा खानी वकीफ मीन्स अ वक्फ डेडिकेटेड बाय आगा खानी वकीफ. आगा खानी वक्फ मीन्स डेडिकेटेड बाय, वेट, अफगानी वक्फ मीन्स, अफगानी वक्फ का मतलब होगा वो वक्फ जो समर्पित किया गया है आगा खानी वकीफ को. सेकंड कहता है, आफ्टर क्लॉज सी, जो सी क्लॉज है 1995 वाले में, प्रिंसिपल एक्ट में, अब से उसको प्रिंसिपल एक्ट कहेंगे. ठीक है, उस प्रिंसिपल एक्ट में क्लॉज सी में ये वर्ड ऐड होगा, बोहरा वक्फ. जो बोहरा वक्फ है मीन्स अ वक्फ डेडिकेटेड बाय अ बोहरा वकीफ. सो बोहरा वक्फ वो वक्फ होगा जो बोहरा वकीफ के द्वारा समर्पित किया गया होगा.
ठीक है। थर्ड, आफ्टर क्लॉज डी, डी क्लॉज में ये वर्ड ऐड होगा कलेक्टर। अब कलेक्टर इंक्लूड्स द कलेक्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट or the deputy commissioner, deputy commissioner, or any officer not below the rank of deputy collector authorized in writing by the collector। तो कलेक्टर मतलब होगा या तो कलेक्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो कि आईएएस ऑफिसर होता है, या फिर डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर को भी कलेक्टर का दर्जा यहाँ पर मिलेगा, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डिप्टी कलेक्टर से नीचे नहीं है और उसको रिटर्न में कलेक्टर ने एसेंट दिया है, अपनी सहमति दी है कि वर्क करने की, जो भी जो उसके पास अथॉरिटी है एज ए कलेक्टर, जो उसके पास अथॉरिटी है वो किसी और को देता है, लेकिन उसको दे सकता है जो डिप्टी कलेक्टर से नीचे ना हो, एटलीस्ट डिप्टी कलेक्टर तो हो, तो उसको अपना अपना जो भी वर्क वो देना चाहे वो दे सकता है कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव कि मुझे रिप्रेजेंट करो उस एक्ट में। आई होप समझ में आया। ठीक है, क्लियर कर देते हैं फिर इसको। कलेक्टर कौन कौन होगा? कलेक्टर होगा कलेक्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, या फिर डिप्टी कमिश्नर, या फिर वो व्यक्ति जिसको कलेक्टर ने खुद से असेंट दिया है, अपनी सहमति दी है कि वो फंक्शन करेगा एज अ कलेक्टर, तो वो तीनों ही व्यक्ति कलेक्टर माने जाएंगे। आफ्टर क्लॉज एफ की बात करें तो क्लॉज एफ में क्लॉज ये एफ ए ऐड किया है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या में क्या क्या आएगा, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, म्यूनिसिपैलिटीज आ जाएगी, पंचायत आ जाएगा, अटैच एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस, जितने भी इनसे संबंधित ऑफिसेज हैं या इनसे नीचे के ऑफिसेज हैं वो सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। एंड ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन ओन एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसी कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, ठीक है, या समवेयर वो लिंक्ड है स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाएगी। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मीन्स मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ बिलोंगिंग टू अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होगी जो गवर्नमेंट की होगी, चाहे वो मूवेबल हो, उसको कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो ऐसी कोई संपत्ति, या फिर वो फिक्स्ड प्रॉपर्टी हो। दोनों दोनों ही केस में अगर वो सरकार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की है तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। एफ, इन क्लॉज आई प्रिंसिपल एक्ट में क्लॉज आई होगा, उसमें वर्ड ईदर वर्बली और शैल बी ओमिटेड। तो ईदर वर्बली और एक वर्ड है उसमें, वो जो है हटा दिया गया है। इस पे क्रॉस, प्रिंसिपल एक्ट में ये जो वर्ड है इसको काट देना। सिक्स, आफ्टर क्लॉज के द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड, नेमली जो क्लॉज के है उसमें ये पोर्शन जो है ऐड किया गया है। पोर्टल एंड डेटाबेस मींस द वर्क एसेट मैनेजमेंट सिस्टम और एनी अदर सिस्टम सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पोर्टल एंड डेटाबेस मतलब होगा, इसमें पोर्टल एंड डेटाबेस एक नया वर्ड ऐड किया गया है जिसका मतलब होगा वक्फ एसेट, वक्फ की जो संपत्ति है, मैनेजमेंट सिस्टम, उनसे जुड़ा हुआ कार्य प्रणाली जो है, और एनी अदर सिस्टम सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी फॉर द रजिस्ट्रेशन, अकाउंट, ऑडिट एंड एनी अदर डिटेल ऑफ वक्फ एंड द बोर्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक सिस्टम क्रिएट करेगी जिसके अंदर सारी डिटेल्स जो है मेंशन होगी, रजिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, ऑडिट्स एंड एनी अदर डिटेल ऑफ वक्त से जुड़ी हुई जितनी डिटेल्स हैं वो सारी वहां पर रजिस्टर्ड होंगी वक्फ एसेट से रिलेटेड। और ये होगा क्या? वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम होगा ये।
प्रकार का सिस्टम जहाँ पे उनका सारा डेटा जो है डेटाबेस वहाँ पे मेंशन्ड होगा। देन 7, क्लॉज 7 फॉर क्लॉज एल, प्रिंसिपल एक्ट में क्लॉज एल होगा, द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली प्रिस्क्राइब मीन्स prescribed by rules made under this act। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रिस्क्राइब बेसिकली मीन्स मेंशन किया गया है, मतलब इसमें जो दिया गया है इस एक्ट में, दैट इज जो इसमें बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ऐसा। ठीक है, अगला चलते हैं। 8th इज क्लॉज पी शैल बी ओमिटेड, प्रिंसिपल एक्ट में क्लॉज पी होगा, उसको हटा दिया गया है। 9 इन क्लॉज आर जो है ए, इन द ओपनिंग पोर्शन फॉर द words any person of any movable or immovable property, the words any person practicing Islam for at least 5 years of any movable or immovable property having ownership of such property shall be substituted। तो वहां पर एक वर्ड है एनी पर्सन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है और कोई सी भी जमीन है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसकी जगह आएगा एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा हो, एटलीस्ट 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा हो, ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी, और उस मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनरशिप भी उसके पास हो। ये जो टर्म है वो उसमें ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बी सबसेक्शन आई शैल बी ओमिटेड, सेक्शन आई जो है प्रिंसिपल एक्ट में वो ओमिट हटा दिया गया है। नेक्स्ट सी इन सबसेक्शन 4 इन सब क्लॉज 4 आफ्टर द वर्ड वेलफेयर द वर्ड मेंटेनेंस ऑफ विडो, divorced women and orphan in such manner as may be prescribed by the central government shall be inserted। ठीक है, तो वेलफेयर के बाद उस एक्ट में, प्रिंसिपल एक्ट में, ये टर्मिनोलॉजी जो है मेंटेनेंस ऑफ विडो, विधवा की जो मेंटेनेंस है वो, या फिर डाइवर्स वुमेन की मेंटेनेंस, या फिर ऑर्फन कोई अनाथ है उनकी मेंटेनेंस, एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरीके में जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया गया है। ये एक टर्म है, ठीक है, इस टर्म को वहां पे ऐड कर दिया गया है, शैल बी इंसर्टेड मैंडेटरीली ऐड किया गया है। ठीक है, अगला डी है इन द लॉन्ग लाइन फॉर द वर्ड एनी पर्सन, द वर्ड एनी सच पर्सन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो ये कह रहा है इन द लॉन्ग लाइन, एक लंबे लाइन में, अब पता नहीं कौन सा लंबे लाइन की बात कर रहा है, एक वर्ड है एनी एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति की जगह यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया है एनी सच पर्सन, कोई भी वो व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति, इस वर्ड को चेंज किया गया है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति की जगह कोई भी ऐसा व्यक्ति। नेक्स्ट सेक्शन 4 इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 3A 3B एंड 3C, इसमें 3 नए सेक्शन जो हैं 3A 3B एंड 3C ऐड किया गया है। देखते हैं सेक्शन 4 क्या कहता है इसमें। आफ्टर सेक्शन 3 ऑफ प्रिंसिपल एक्ट, प्रिंसिपल एक्ट जो है दैट इज वक्फ एक्ट 1995, उसमें सेक्शन 3 जो है उसमें 3 नए सेक्शन जो हैं ऐड किए जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है। सेक्शन 3A क्लॉज 1 नो पर्सन शैल क्रिएट अ वक्फ अनलेस ही इज द लॉफुल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, कोई भी व्यक्ति जो है वक्फ क्रिएट नहीं करेगा जब तक वो खुद उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है, एंड कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर और डेडिकेट सच प्रॉपर्टी, और सक्षम है उस प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफर करने के लिए। अगर नहीं है तो वो वक्फ क्रिएट नहीं कर सकता है। दूसरा क्लॉज 2 जो है सेक्शन 3A का कहता है द क्रिएशन ऑफ ए वक्फ अलल औलद shall not result in denial of inheritance right of heirs।
द क्रिएशन ऑफ, अगर इस चीज का निर्माण होता है तो ये खारिज नहीं करेगा, ये नकारेगा नहीं इनहेरिटेंस राइट ऑफ हेयर्स, जो जन्म सिद्ध अधिकार है वंशजों का महिलाओं को मिलाकर, ऑफ द वकीफ। सो वकीफ, वकीफ के जो वंशज हैं, द क्रिएशन ऑफ वक्फ अलाल औलाद shall not result in denial of inheritance right of heirs। सो इसको मना नहीं करेगा, चाहे वो ये वंशज हो या फिर महिलाएं, इंक्लूडिंग वुमेन हेयर्स, महिलाओं के वंशज हो, दोनों ही केस में मना नहीं करेंगे। अगर वक्फ अलल औलाद जो है वो उसका क्रिएशन होता है तो मतलब इनको नहीं नकारा जाएगा, ये उनसे एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। सेक्शन 3B, एवरी वक्फ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, जितने भी वक्फ हैं रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के थ्रू, prior to the commencement of the Waqf Amendment Act 2024 shall file the Waqf details of the Waqf and the property dedicated to the Waqf on the portal and database within a period of 6 months from such a commencement। ये जब एक्ट जो है अमल में आ जाता है, इन्फोर्स हो जाता है, उसके बाद अगर कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बनाई जाती है, उनको 6 महीने के अंदर every work registered under this act prior to the commencement of the Waqf Amendment Act 2024 shall file the detail of the Waqf and the property dedicated to the Waqf on the portal and database। बेसिकली सॉरी, ये कह रहा है 3B कह रहा है कि अगर ये जो एक्ट है इससे पहले वाले जितने भी प्रॉपर्टीज उनको हैं 6 महीने के अंदर उनको मेंशन करना होगा। ये कमेंसमेंट जब ये इन्फोर्स में आ जाता है, इसकी जो शुरुआत हो जाती है, इम्प्लीमेंट हो जाता है ये एक्ट, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं वक्फ बोर्ड को मतलब वक्फ प्रॉपर्टी को वो डेटाबेस में फीड करना पड़ेगा। सेल फाइल द डिटेल्स ऑफ द वक्फ एंड द प्रॉपर्टी डेडिकेटेड टू द वक्फ, ठीक है, उस वक्त को जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके पास, वो ऑन द पोर्टल एंड डेटाबेस उनको अपलोड करना होगा कि कितनी प्रॉपर्टी है। सेकंड, द डिटेल्स ऑफ द वर्क अंडर सबसेक्शन अमॉन्ग अदर इंफॉर्मेशन शैल इंक्लूड द फॉलोइंग, नेमली क्या क्या डिटेल इंक्लूड करने पड़ेंगे? द आइडेंटिफिकेशन एंड बाउंड्रीज ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, ठीक है, वक्फ प्रॉपर्टी की पहचान और उसकी सीमा जो है वो, एंड देयर यूज एंड ऑक्यूपायर, वो कैसे यूज हो रहा है वो प्रॉपर्टी, और वो किसके हक, वो किसके अभी कंट्रोल में है, किसके पास है, ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद द नेम एंड एड्रेस ऑफ द क्रिएटर ऑफ द वक्फ, वक्फ किसने बनाया उसका नाम और उसका एड्रेस, मोड एंड डेट ऑफ सच क्रिएशन, ठीक है, किस मोड से बनाया, किस माध्यम से बनाया और कब बनाया। उसके बाद द डीड ऑफ वक्फ, वक्फ की डीड इफ अवेलेबल अगर है तो। नेक्स्ट डी, द प्रेजेंट म्यूटावाली, मुतावली या फिर आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, मुतावली मुतवली मुतवली एंड इट्स मैनेजमेंट, ठीक है, प्रेजेंट मुतवली एंड इट्स मैनेजमेंट
ये और इसका जो मैनेजमेंट है ये भी मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है द ग्रॉस एनुअल इनकम, साल की इनकम कितनी हुई है फ्रॉम सच वक्फ प्रॉपर्टी, उस वक्फ प्रॉपर्टी से। एफ द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, cesses rates and taxes annually payable in respect of the वक्फ प्रॉपर्टी। तो वो जो लैंड है उसका कितना कर बन रहा है, उसका कितना टैक्स बन रहा है, वो सारी चीजें जो हैं ये भी मेंशन करनी पड़ेंगी। The estimate of the expenses annually incurred in the realization of the income of वक्फ प्रॉपर्टी, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, एन एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंसेस एनुअली इनकर्ड, जो साल भर का एक्सपेंस खर्चा हुआ है वो भी मेंशन करना होगा। incurred in the realization means वसूली of the income of the वक्फ प्रॉपर्टी। an estimate of expenses, खर्चे का एक estimate, annually incurred, साल में जो कि वसूल हुआ है ऑफ इनकम ऑफ दी वक्फ प्रॉपर्टी। वक्फ प्रॉपर्टी की जो साल में इनकम आई है उसमें कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ है वो चीज़ मेंशन करनी होगी। एच द अमाउंट सेट अपार्ट अंडर द वक्फ फॉर, द अमाउंट सेट अपार्ट अंडर द वक्फ फॉर वक्फ, वक्फ में जो अमाउंट है वो कैसे विभाजित किया गया है, फॉर किसके लिए, द सैलरी ऑफ द मुतवली एंड अलाउंसेस ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो सैलरी जो है मुतवली का क्या रहेगा और अलाउंसेस क्या क्या मिलेगा, जो प्रति व्यक्ति हैं उन सबको क्या क्या मिलेगा, प्योरली रिलीजियस पर्पसेस, चैरिटेबल पर्पसेस एंड एनी अदर पर्पसेस। और इनमें से रिलीजियस पर्पस से है या फिर चैरिटेबल पर्पस पर्पस में है या फिर एनी अदर पर्पस या किसी और पर्पस में है, वो चीज़ भी मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद डिटेल्स ऑफ कोर्ट केसेस इफ एनी इन्वॉल्विंग सच वक्फ प्रॉपर्टी, उस वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कोर्ट का विवाद है वो चीज़ भी मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर है तो इन्वॉल्विंग सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से संबंधित। जे एनी अदर पार्टिकुलर एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको यहीं पॉज करते हैं, ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं बाद में।